हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के एग्जाम्पलर का चैप्टर 6 को सोल्व करने वाले हैं। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का मैंने सोल्यूशन करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है वह स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। तो जो स्वपोषी जीव होते हैं वो क्या आते हैं, उसमें क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, तो कहता है कि वो कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूरज के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से बनाते हैं और वो अपना भोजन जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, सही है। दूसरा है कि वो कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं। तो ये भी हमारा सही है। जो अपना पेड़ पौधे जो अपना भोजन है वो स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, भंडारित करके रखते हैं। तीसरा है कि वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूरज की प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदलते हैं और वो सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में बदलते हैं और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ये क्या है, स्वपोषी जीवों के लिए ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। तो कहता है कि ये किस वर्ग के जीव होते हैं जो खाद्य पदार्थ को शरीर के बाहर ही उसको पचाकर क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। तो मतलब जो जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर अवशोषण कर लेते हैं वैसे जीवों को मृत जीवी कहा जाता है। वैसे जीव ये जीव क्या होते हैं कि सड़े गले पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो ईस्ट, मशरूम और ब्रेड की फफूंद है वो क्या है, वो मृत जीवी का उदाहरण है। तो अगला का क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सही कथन को क्या करिए, चुनिए। पहला कथन है कि विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। तो ये हमारे लिए क्या है, सही है। विषम पोषी प्राणी में क्या आते हैं, मानव तथा जानवर। ठीक है। दूसरा कथन है कि विषम पोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा कथन क्या है, गलत है। अगला है कि विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्वपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। अगला है कि विषम पोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में समर्थ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्वपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में समर्थ है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या है, विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। अगला क्वेश्चन है कि मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, आहार नाल होता है, उसका विभिन्न भाग का सही क्रम कौन सा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। हमारा जो आहार नाल का सबसे पहला है वो क्या है, मुख्य है। उसके बाद अगला जो क्रम है वो क्या है, ग्रासिका है। उसके बाद अमाशय है। उसके बाद क्या, छोटी आंत। और उसके बाद क्या है, बड़ी आंत होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि लार में एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटनाएं प्रभावित होगी। कहता है यदि हमारा जो लार में जो एमाइलेज एंजाइम होता है उसका कमी हो जाए तो कौन सी घटना प्रभावित हो जाएगी। तो क्या होता है कि जो एमाइलेज एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है, वो क्या होता है, हमारे लार में मौजूद होता है। क्या होता है, लार में ये क्या होता है, मौजूद होता है। और जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो क्या होता है, ये स्टार्च को किस में बदलता है, स्टार्च के पाचन में स्टार्च को किस में बदलता है, शर्करा में ये क्या करता है, बदलता है। तो क्या हो जाएगा, हम अगर एमाइलेज की कमी हो जाएगा हमारे मुख में तो क्या हो जाएगा, जो स्टार्च का शर्कराओं में जो विघटित होना होता है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। मतलब जो स्टार्च है वो शर्करा में विघटित नहीं होगा। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण जो अमाशय का स्तर है वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा श्लेष्मा। श्लेष्मा की उपस्थिति के कारण जो अमाशय का स्तर है वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस को प्राप्त करता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नली का कौन सा भाग है जो पीत रस को प्राप्त करता है। पीत रस होता है जो क्या होता है,
यकृत से स्रावित होता है और यकृत के बाद ये कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। यकृत के बाद ये कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। अगला है कि आयोडीन की घोल कुछ बूंदों चावल के पानी में डाल दी गई, चावल का पानी काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि पानी में। तो कहता है आयोडीन का कुछ बूंदे क्या डाल दिया गया, चावल के पानी में डाल दिया गया, जिसके कारण चावल का पानी था वो क्या हो गया, काले रंग का हो गया। तो आयोडीन का जो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट का पता करने के लिए हम लोग किसका टेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए हम लोग किसका टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि और जब कार्बोहाइड्रेट में आयोडीन डाला जाता है तो उसका जो रंग होता है वो क्या होता है, नीला काला हो जाता है। तो इसका मतलब क्या था, उस चावल के पानी में कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या था, स्टार्च मौजूद था। अगला क्वेश्चन है कि आहार नल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। तो जो भोजन का पाचन है वो हमारा कहाँ से, मुंह से शुरू हो जाता है, और भोजन का जो पूरी तरह पाचन होता है वो कहाँ समाप्त होता है, छोटी आंत में समाप्त होता है। भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है और पूरी तरह से भोजन छोटी आंत में पचता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन में कहता है कि अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में कौन सा है। तो क्या होता है कि अग्नाशय से हम लोग क्या मिलते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। क्या होता है, अग्नाशय से क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। और ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज को पाइसीभूत वसाओं में क्या करता है, तोड़ देता है। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अग्नाशय से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है और ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीनों को पचाना। अगला क्वेश्चन है कि चूने के पानी में भरी प्रखनाली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। अब जब चूने के पानी में हम लोग क्या करते हैं, जो कि क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसमें हम जब मुंह से फूकते हैं तो इसके साथ क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिसके कारण ये क्या बदल जाता है, CaCO3 में, CaCO3 में। और चूने का पानी का रंग क्या होता है, दूधिया होता है। तो चूने का पानी का रंग दूधिया किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूदगी का कारण। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो आप क्या होता है कि ईस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो जो अवायवीय क्या होती है, अभिक्रिया होती है, वो कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है। तो जो अवायवीय अभिक्रिया या अवायवीय श्वसन में सबसे पहले ग्लूकोज किसमें, पायरुवेट में टूटता है, और उसके बाद पायरुवेट किसमें, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, विघटित हो जाता है। तो अवायवीय श्वसन का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज पहले पायरुवेट में और पायरुवेट फिर से कोशिका द्रव में किसमें टूट जाता है, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मतलब वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त कौन है। तो जो वायवीय श्वसन होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो कोशिका द्रव में सबसे पहले किसमें टूटता है, पायरुवेट में टूटता है। और पायरुवेट जो होता है माइक्रोकेंड्रिया में किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में टूटता है। तो इसलिए हम लोग चूंकि ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूटकर ऊर्जा दे रहा है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वायवीय श्वसन का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। तो पहला कहता है कि अंतः श्वसन के दौरान पसलियां भीतर की ओर तथा डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है। तो ये कथन हमारा गलत है। अंतः श्वसन के दौरान पसलियां बाहर की ओर तथा डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। अगला कहता है कुपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कुपिकाओं की वायु ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कुपिकाओं के वायु में चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन में मिलकर हमारे शरीर में चला जाता है, और शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे रुधिर में मिलकर फिर से कहाँ चला आता है, कुपिकाओं में चला आता है। कुपिकाओं को क्या कहा जाता है, एलोबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुपिकाओं को एलोबली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक घनता होती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काम आता है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के प्रति क्या रखती है, अधिक घनता रखती है। अगला है कुपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। तो कहता है कुपिकाओं के कारण क्या होता है, गैसों के विनिमय मतलब गैसों के एक्सचेंज के लिए क्या होता है,
गैसों के एक्सचेंज के लिए सही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है, तो ये सही है। जो कुपिकाएं होती है वो गैसों के एक्सचेंज के लिए एरिया देती है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 तथा 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कहता है अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। कहता है अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग क्या है, तो हमारा सही मार्ग डी हो जाएगा। अंतः श्वसन में सबसे पहले हमारा जो वायु होता है वो नास में, जो अंतः श्वसन में जो वायु होता है सबसे पहले नास द्वार में जाता है, नास द्वार के बाद ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद कंठ में, कंठ के बाद श्वास नली में, और श्वास नली के बाद वो जो वायु होता है वो कहाँ जाता है, कुपिकाएं में जाता है, तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है, मतलब श्वसन के दौरान गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस वाले जो ब्लड होते हैं उनमें गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पे, फेफड़ों की कुपिकाओं में। फेफड़ों की कुपिकाओं में अभी हमने पढ़ा था कि फेफड़ों की कुपिकाएं जो होती है वो गैसों को एक्सचेंज के लिए एरिया प्रदान करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही है। कह रहा है कि हृदय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो होता है बायां निलय ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, और जबकि दायां निलय बीऑक्सीनित मतलब ऑक्सीजन रहित ब्लड को क्या करता है, फेफड़ों में पंप कर देता है। उसके बाद हमारा सही हो जाएगा दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में बीऑक्सीनित रुधिर प्राप्त करता है, और जबकि बायां निलय ऑक्सीनित रुधिर को विभिन्न भागों में पंप कर देता है, तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा 2 तथा 4। अगला कहता है कि संकुचन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में नहीं बहने देती। कहता है जब हम लोग संकुचन करते हैं मतलब श्वास छोड़ते हैं तो कौन सी संरचना होती है जो हृदय के भीतर जो ब्लड होता है उसको फिर से विपरीत दिशा में बहने से रोकती है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, हृदय के भीतर स्थित कपाट। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि हृदय के भीतर स्थित कपाट है जो क्या करता है, हृदय के भीतर रुधिर को वापस आने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में किनमें पाया जाता है। तो कहता है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एकल परिसंचरण क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है जो क्या होता है कि शरीर के हृदय में कितना बार, शरीर के हृदय में एक बार जाता है। जैसे हम लोग के जो शरीर में है, मानव के शरीर में क्या होता है कि जो ब्लड होता है मतलब वो क्या शरीर के मानव के हृदय में 2 बार जाता है, एक तो ऑक्सीजन वाले ब्लड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड। तो मगर जो एकल परिसंचरण क्या होता है कि जो उसमें जो ब्लड होता है वो शरीर के हृदय में एक बार जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसमें क्या होता है कि हिप्पोकैम्पस एक्जिलोटस और एनबास में क्या होता है जो मतलब जो रुधिर का परिसंचरण चक्र होता है वो केवल एक बार होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। कहता है कि निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में जो हृदय होता है वो ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता, मतलब जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है उसको शरीर में के विभिन्न भागों में हृदय नहीं भेजता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल पीसीज। केवल पीसीज में इसमें क्या होता है कि एकल परिसंचरण होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हृदय में आता है तो हृदय उसको क्या कर देता है, ये हृदय से होकर क्या चला जाता है, हृदय से होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, गलफड़ा में चल जाता है, और गलफड़ा में क्या हो जाता है कि गैसेज का एक्सचेंज, गैसों का क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, और फिर मतलब जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है जो गलफड़ा से ही शरीर के विभिन्न भागों में क्या हो जाता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा केवल पीसीज। अगला है कि धमनियों के वर्णन के लिए सही कथन चुनिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि धमनियों के वर्णन के लिए सही कथन चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कि जो धमनियों का जो भित्तियां होती है वो क्या होती है, मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है। इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं।
तो कहता है कि वृक्कों के निस्यंदक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्कों की निस्यंदक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, जो क्या होता है, शरीर में वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है 23 कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है। जो जल होता है वो किसमें, हाइड्रोजन और किसमें टूट जाता है, ऑक्सीजन में टूट जाता है। और जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके किसका, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। हाइड्रोजन होता है जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो प्रकाश क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो बनता है वो जल से बनता है। अगला कहता है कि ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। तो जो ऊतकों से बाहर जो रुधिर आते हैं उसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। तो कहता है ये 4 जो कथन है उसमें कौन सही नहीं है। तो पहला है कि जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, तो ये हमारा कथन क्या है, सही है। फिर दूसरा है कि जीवों अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए तथा उसे अपनी संरचना को बनाए रखना चाहिए, तो ये भी कथन क्या है, सही है। तीसरा है कि कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। कोशिकाओं में अणुओं की गति होती है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ये कथन है जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि स्वापोषित में निश्चित रहने वाली आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में होती है। तो जो स्वापोषित पोषी होते हैं उनमें जो आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा होती है वो स्टार्च के रूप में स्टोर्ड रहता है। और जो जानवर होता है मतलब परपोषी होता है उसमें क्या होते हैं, जो ऊर्जा होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है। तो आप लोग को सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल सूर्य को प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता। तो सबसे पहला है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, तो ये हमारा सही है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश का अवशोषण क्लोरोफिल करता है। फिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, तो ये भी हमारा क्या है, ऑप्शन सही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हाइड्रोजन से मिलकर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। फिर कहता है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन नहीं होता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी सही होगा। ये है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर करता है। तो पौधों में जो रंध्रों का खुलना या बंद होना जिसको स्टोमाटा कहते हैं वो किस पे मतलब निर्भर करता है, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। तो जो पौधे हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को डायरेक्ट अवशोषित नहीं करते, मतलब पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रेट या नाइट्राइट या यूरिया के फॉर्म में अवशोषित करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी तथा 2 तथा 3। कहता है कि पाचन के क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। तो हम लोग को पता है कि पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है और मुंह के लार में क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है और एमाइलेज से ही क्या होता है, हमारे पाचन क्रिया का शुरू होता है। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, एमाइलेज। अगला है कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि पायरूवेट को यीस्ट की सहायता से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। तो ये सही हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ा कि जब मतलब अवायवीय श्वसन होता है जिसमें मतलब जो होता है पायरूवेट होता है वो कोशिका द्रव में टूटकर किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में बदल जाता है। तो हमारा ये सही है। कहता है वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, तो ये हमारा गलत है। अवायवीय जीवाणुओं में क्या होता है, किण्वन होता है। फिर कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, तो ये हमारा गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है। कहता है किण्वन अवायवीय श्वसन का ही रूप है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। किण्वन है जो अवायवीय श्वसन में होता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1 तथा 4। कहता है कि ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट खिलाड़ियों में पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण से होता है।
तो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है कि खिलाड़ियों में क्या होने लगता है कि जो मतलब पायरुवेट होता है वो किस में टूट जाता है, लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है, जिसके कारण उनके मांसपेशियों में क्या होने लगता है, खिंचाव होने लगता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। अगला है कि हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। तो हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग है वृक्क से वो मूत्र नालियां में जाती है, मूत्र नालियां से मूत्राशय, मूत्राशय के बाद होता है हमारा मूत्र मार्ग। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम ए तथा कॉलम बी के शब्दों को मिलान कीजिए। तो सबसे पहला है फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, पौधे में फ्लोएम का इस्तेमाल भोजन के परिसंचरण के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मेन मुख्य क्या है, नेफ्रॉन का काम उत्सर्जन है। उसके बाद सिराएं, जिसको बेन्स कहते हैं, सिराएं का मुख्य काम डीऑक्सीनित रुधिर का परिसंचरण है। और चौथा है रुधिर पट्टिकाएं। रुधिर पट्टिकाएं को प्लेटसेलेट कहते हैं। प्लेटसेल का काम होता है रुधिर या खून का थक्का जमाना। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग ए तथा वर्ग के दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। तो स्वापोषी पोषण किस में हो जाएगा, हरे पौधे में हो जाएगा। विषम पोषी पोषण किस में हो जाएगा, हिरण में हो जाएगा। परजीवी पोषण किस में हो जाएगा, जोंक में हो जाएगा। और खाद्य धान्यों का भीतर पाचन किस में हो जाएगा, पैरामीशियम में हो जाएगा। अगला है कि कॉलम ए के अंतर्गत दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलाइए। तो सबसे पहला है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन तो ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से निकलता है। दूसरा है एमाइलेज। तो एमाइलेज जो एंजाइम है वो लार ग्रंथिया से निकलती है। तीसरा है पित्रस होता है जो यकृत से निकलता है। और चौथा है पेप्सिन होता है वो जठर ग्रंथिया से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एंजाइमों को उचित क्रियाधारों सबस्ट्रेटों के नाम बताइए। तो कहता है कि निम्नलिखित जो एंजाइम है उसके उचित सबस्ट्रेटों के नाम बताइए। तो सबसे पहला है ट्रिप्सिन का मुख्य काम है प्रोटीनों का पाचन, मतलब प्रोटीन। फिर दूसरा है एमाइलेज का मुख्य काम है स्टार्च का पाचन। तीसरा है पेप्सिन का मुख्य काम है प्रोटीन का पाचन। और चौथा है लाइपेज का मुख्य काम है लिपिड। तो दोस्तों ये थे हमारे एनसीईआरटी क्लास 10 के एग्जाम्पलर का चैप्टर 6 था, जिसको चैप्टर 6 था जैव प्रक्रम।